द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होते ही पूरी दुनिया में परमाणु भंडार जमा करने की होड़ शुरू हुई और इसी बीच दुनिया के सेंटर में आई भारत की एक ऐसी रियासत जिसका नाम था त्रावणकोर। क्या था त्रावणकोर के पास? इसके पास था मोनाजाइट, वही मोनाजाइट जिस पर पूरी दुनिया की नजर गड़ी हुई थी। इस अवसर का फायदा उठाते हुए यहाँ के राजा बलराम वर्मा ने त्रावणकोर को स्वतंत्र राज्य बनाने की घोषणा कर दी। इस घोषणा ने तत्कालीन भारत सरकार को हैरत में डाल दिया, साथ ही भारत की दूसरी रियासतों को अलग रहने का रास्ता दिखा दिया। लेकिन इस बगावत की वजह से त्रावणकोर रियासत में ऐसा कुछ हुआ जिससे मजबूरन त्रावणकोर को अपना विलय भारत में कराना पड़ा। आज कहानी उस त्रावणकोर रियासत की जिसे घुटनों पर लाने के लिए पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने सभी हथकंडे अपनाए और त्रावणकोर के दीवान के साथ साथ भारत के सो कॉल्ड हिंदू नेताओं के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है 18वीं शताब्दी के मध्य से। इस शताब्दी में एक 23 साल के युवा ने त्रावणकोर के सामंतों को हराने के बाद त्रावणकोर पर अपना कब्जा जमा लिया। इसके साथ ही उसने डच आक्रमणकारियों को भी अपने राज्य से खदेड़ दिया। उस युवा का नाम था मार्तंड वर्मा। सामंतों को हराने के बाद मार्तंड वर्मा ने अपने राज्य के लोगों को एकत्रित रखने के लिए श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर का जीर्णोद्धार किया और अपना राज्य भगवान पद्मनाभ स्वामी को सौंप दिया। उसने खुद को श्री पद्मनाभ स्वामी का दास घोषित कर दिया और प्रण लिया वो और उसकी आने वाली सभी पीढ़ियां भगवान पद्मनाभ स्वामी के दास के रूप में राज्य की देखरेख करेंगी। इसके बाद यहाँ पर जितने भी राजा हुए उन सब के नाम के आगे पद्मनाभ दास लगाया जाने लगा। इसी प्रकार से शाही परिवार की महिलाओं को भी श्री पद्मनाभ सेविका कहा जाने लगा। इस घटना के बाद कई दशक बीत गए और साल आया 1945। अब यहाँ के महाराज थे बलराम वर्मा। त्रावणकोर अब तक एक अमीर रियासत बन चुकी थी। इस रियासत के पास सोना चांदी और मुद्रा के अलावा समुद्र व्यापार की चमक और बेशकीमती मोनाजाइट भी था जिसे हर एक देश अपना बनाना चाहता था। शुरुआती दौर में इस मोनाजाइट का यूज गैस से ऊर्जा पैदा करने के लिए किया जाता था, जिसकी निर्यात ब्रिटिश हुकूमत पूरे पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में किया करते थे। पर द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने इस मोनाजाइट से थोरियम निकालकर उसे यूरेनियम में बदल दिया और उस यूरेनियम का यूज उसने परमाणु बम बनाने के लिए किया। इसी परमाणु बम का इस्तेमाल अमेरिका ने जापान पर किया, जिसके बाद ब्रिटिश हुकूमत को मोनाजाइट की अहमियत का एहसास हुआ। पर यह एहसास सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत को ही नहीं बल्कि त्रावणकोर को भी होने लगा था। इसी सिलसिले में त्रावणकोर के दीवान सीपी रामास्वामी ने नागासाकी पर हुए हमले के बाद महाराजा बलराम वर्मा के नाम एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, महाराज, अगर थोरियम का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने के लिए किया जा सकता है तो बहुत जल्द त्रावणकोर का कद दुनिया में सबसे ऊंचा हो सकता है। और हुआ भी ठीक वैसे ही। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होते ही पूरी दुनिया में इन हथियारों को जमा करने की दौड़ शुरू हुई। अमेरिका किसी भी हाल में दुनिया के तमाम मोनाजाइट भंडारों पर अपना कब्जा करना चाहता था। इसीलिए उसने 1946 में गुप्त तरीके से त्रावणकोर से बातचीत करना शुरू किया। इस समय तक यह भी तय हो गया था कि ब्रिटिश जल्द ही भारत को छोड़ने वाले हैं। ऐसे में अगर त्रावणकोर भारत का हिस्सा बन जाता तो उससे निगोशिएट करना मुश्किल हो सकता था। इसलिए अमेरिका त्रावणकोर को अलग रहने के लिए उकसा रहा था। अमेरिका का मानना था कि थाईलैंड और बेल्जियम की तरह छोटे होने के बावजूद भी त्रावणकोर एक अलग राष्ट्र बन सकता है। ऐसे में उसके मोनाजाइट भंडार पर एकाधिकार करना अमेरिका के लिए आसान होगा। इसीलिए उसने त्रावणकोर के दीवान से गुपचुप तरीके से बातचीत करना शुरू किया। अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन भी मोनाजाइट भंडार पर एकाधिकार करने के फिराक में था। इधर भारत ने भी परमाणु बम बनाने की रिसर्च करना शुरू किया। डॉक्टर होमी भाभा को इन सारे कार्यक्रमों का अध्यक्ष बनाया गया। शुरुआती दिनों में डॉक्टर भाभा परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल करने की सोच रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि थोरियम को भी इस काम में इस्तेमाल में लाया जाता है तो उन्होंने त्रावणकोर के मोनाजाइट भंडार की ओर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने घोषणा की कि वो और उनकी टीम जल्द ही त्रावणकोर के मोनाजाइट भंडार का सर्वे करेंगे। उनके इस घोषणा का त्रावणकोर के दीवान सीपी रामास्वामी ने जमकर विरोध किया।
भारत सरकार को लग रहा था कि त्रावणकोर इस मुद्दे के बहाने अपने राज्य के लिए ज्यादा से ज्यादा अधिकार हासिल करना चाहता है, पर त्रावणकोर के दीवान सीपी रामास्वामी के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने भारत सरकार को आश्वासन दिया कि त्रावणकोर भारत सरकार की मंजूरी के बगैर मोनाजाइट की निर्यात नहीं करेगा। रामास्वामी ने त्रावणकोर की लेजिस्लेटिव असेंबली में बयान दिया कि महाराज ने मोनाजाइट की निर्यात पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। आगे जो भी निर्णय होगा वो भारत सरकार की सहमति से होगा। पर पीठ पीछे उन्होंने ब्रिटिश सरकार से 3 साल का समझौता कर लिया था, जिसके तहत वो 900 टन मोनाजाइट की निर्यात ब्रिटेन को करने वाले थे। जब इस घटना की खबर भारत सरकार को लगी तो जवाहरलाल नेहरू बहुत ही नाराज हो गए। उन्होंने अपनी कैबिनेट में प्रस्ताव दिया कि त्रावणकोर पर बमबारी करके उन्हें घुटनों पर लाया जाए, पर डॉक्टर भाभा और डॉक्टर भटनागर ने उन्हें कूटनीतिक तरीके से इस मसले का हल निकालने के लिए कहा। इसके बाद 1947 के मई महीने में डॉक्टर भाभा और डॉक्टर भटनागर मुंबई से एयर इंडिया की फ्लाइट पकड़कर महाराजा बलराम वर्मा से मिलने के लिए त्रावणकोर पहुंचे। त्रावणकोर पहुंचकर उन्होंने राजा बलराम वर्मा से मोनाजाइट के मुद्दों पर एक समझौता किया, जिसके तहत 1947 में त्रावणकोर इंडिया जॉइंट कमेटी ऑन एटॉमिक एनर्जी की स्थापना की गई। अब ऐसा लग रहा था कि यह मामला सुलझ गया है, लेकिन फिर 3 जून 1947 को अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का ऐलान किया। इसके कुछ समय बाद 11 जून को दीवान सीपी रामास्वामी अय्यर ने घोषणा कर दी कि त्रावणकोर भारत या पाकिस्तान में विलय नहीं कराएगा, बल्कि एक स्वतंत्र राज्य बना रहेगा। त्रावणकोर ने अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसका नाम श्री मलूम था, उसे भंग कर दिया और त्रावणकोर स्टेट कांग्रेस पर बैन लगा दी। अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम को गौर से देख रहा था। अमेरिका की तरफ से उनके मद्रास दूतावास पर एक संदेश भेजा गया, जिसके तहत उन्हें वेट एंड वॉच पॉलिसी को अपनाने के निर्देश दिए गए। इधर दिल्ली में घटनाक्रम तेजी से बदल रहा था। त्रावणकोर के इस फैसले पर जवाहरलाल नेहरू ने एक निर्णय लिया, जिसमें उन्होंने त्रावणकोर का राशन पानी रोककर उन पर आर्थिक बैन लगाने की घोषणा कर दी। तब दीवान रामास्वामी ने पाकिस्तान, थाईलैंड और बर्मा जैसे देश की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना से बात करने के लिए खान बहादुर अब्दुल करीम को त्रावणकोर राज्य का प्रतिनिधि के तौर पर पाकिस्तान भेजा। ऐसे ही उन्होंने ब्रिटेन और अमेरिका में भी अपने दूत भेजे। त्रावणकोर को इस चीज का फायदा भी मिला। थाईलैंड और बर्मा जैसे देश त्रावणकोर को राशन देने के लिए राजी हो गए, तो वही ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन त्रावणकोर से चीजों को आयात करने के लिए तैयार हो गए। त्रावणकोर के इस फैसले से भारत की जनता काफी नाराज थी। नतीजन मुंबई और अहमदाबाद की मिलों ने त्रावणकोर को कपड़े बेचने से इनकार कर दिया। हालांकि भारत में कुछ ऐसी आवाजें भी थी जो त्रावणकोर का समर्थन कर रही थी। उनमें से एक थे हिंदू महासभा के लीडर विनायक दामोदर सावरकर। सावरकर ने द हिंदू अखबार के जरिए महाराजा के इस कदम का स्वागत किया और लिखा, अगर हैदराबाद और बाकी की मुस्लिम राज्य स्वतंत्र रहने की घोषणा कर सकते हैं तो एक हिंदू राज्य को भी ऐसा करने का पूरा हक है। त्रावणकोर एक छोटा राज्य था, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं थी। वो भारत की मदद के बिना भी अपने राज्य को चला सकते थे। उनके पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखानों में हजारों करोड़ों का सोना रखा हुआ था। इनके पास अपना पोर्ट था, लेकिन इसके बावजूद इनके सामने एक बड़ी दिक्कत थी, वो थी वहाँ के लोग। त्रावणकोर के लोग त्रावणकोर के अलग रहने के बाद से राजी नहीं थे। इसका सबसे बड़ा कारण था यहाँ की जाति व्यवस्था। त्रावणकोर की जाति व्यवस्था से जुड़े ऐसे तमाम प्रथाओं को राज परिवार का आश्रय हासिल था और आम लोगों को, खासकर पिछड़े वर्ग के लोगों को ये उम्मीद थी कि भारत में विलय के साथ ऐसी प्रथाओं का त्रावणकोर में अंत हो जाएगा। तो वही दूसरी तरफ राष्ट्रीय चेतना वाले लोग भी त्रावणकोर को भारत का हिस्सा देखना चाहते थे। त्रावणकोर कांग्रेस ने महाराजा के इस फैसले के खिलाफ राज्य में आंदोलन करना शुरू किया। हंगामा इस कदर बढ़ गया कि एक रोज जब दीवान रामास्वामी एक संगीत कार्यक्रम में जा रहे थे तो उनके ऊपर किसी ने चाकू से हमला किया। दीवान की जान तो बच गई, लेकिन महाराज बलराम वर्मा को समझ आ गया कि जनता के विद्रोह के सामने उनकी एक भी नहीं चलेगी। अगले ही दिन उन्होंने भारत सरकार से बात की और 30 जुलाई 1947 को त्रावणकोर ने भारत में विलय की आधिकारिक घोषणा कर दी।
आज़ादी के बाद त्रावणकोर को कोचीन के साथ जोड़ा गया और महाराजा बलराम वर्मा को कोचीन और त्रावणकोर का राज प्रमुख बनाया गया। फिर साल 1956 में केरल राज्य की स्थापना हुई और इसी के चलते राज्य प्रमुख पद को यहाँ से भी हटा दिया गया। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अगले वीडियो में देखिए कि कैसे नवाब के विद्रोह के बाद भी जूनागढ़ भारत का हिस्सा बना।